विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता के उत्तराधिकारी होने के नाते अपने आराध्य देव को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम जो भारतीय सिंधु सभा और भारत सरकार द्वारा विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने हेतु अपन ऑनलाइन एकत्रित हुए हैं। मैं आज कुछ ऐसे तथ्य और आंकड़ों के साथ सिंधु समाज की विषमताएं और त्रासदी के बारे में कुछ ऐसी बातें आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। और जो अपन मैंने भिन्न भिन्न मंचों में पिछले कई वर्षों में राजा दाहिर सेन और सिंधी स्मृति दिवस और अन्य अन्य कई कार्यक्रमों में मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन गत वर्ष भारत सरकार द्वारा जो अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई, उसकी अधिसूचना के तहत आज हम विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। अधिसूचना को मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहता हूं। यह अधिसूचना कैसे हुई? भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक फ2/7/2021 पब्लिक अनुभाग नई दिल्ली 14 अगस्त 2021 को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस हेतु उसी दिन गत वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्वीट किया गया, जो आज भी प्रासंगिक और समसामयिक है, और वो हमारे सिंधी समाज की त्रासदी और विभाजन की पीड़ा को रेखांकित करता है। हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनें और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। ये गत वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट था, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज अपन विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस को सिंधी स्मृति दिवस के अनवरत परिप्रेक्ष्य में नए स्वरूप में अपन स्मरण कर रहे हैं। विभाजन एक ऐसा त्रासदी पूर्ण हमारे साथ, हमारे समाज के साथ 3 ऐसे और अन्य लोग थे जिनको भुगतना पड़ा। जब अपन ने 1947 में विभाजन की जो पृष्ठभूमि थी, विभाजन मानव विस्थापन और उसके पलायन की एक अभूतपूर्व दास्तान है। कभी विश्व में ऐसा देखा नहीं गया। मानव निर्मित त्रासदी को हमने भुगता है, जिसके कारण बेबसी, व्यथा, पीड़ा, वेदना, इनको संवेदना को अलग अलग शायरों, इतिहासकारों और सृजनकर्ताओं ने भिन्न भिन्न स्वरूप में प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम के प्रारंभ में कमल प्रकाश जी ने जो अपने उद्बोधन में कहा, मैं इसमें कुछ ऐसी उसी से संबंधित संवेदनापूर्ण विभाजन की कुछ बातें आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा। जब अपन ने त्रासदी की उन घोषणाओं के बाद ये प्रारंभ कहां से हुआ? सिंध वास्तव में 4 मार्च 1947 को पहला दंगों का वहां पे बर्बरता पूर्वक हिंसा के लपेट में आया। पूरा सिंध में आग से झुलसने लगे। अल्पसंख्यक हिंदू और सिख बंधुओं, उनकी स्थिति भयावह हो गई और रातों रात पलायन करने के लिए विवश हो गए। एक ऐसे अनजान वातावरण, अनजान जगह पे, जहां विपरीत स्वभाव वाले, विपरीत वातावरण वाले लोगों का वहां पे अपने को सामंजस्य बिठा के नए जीवन की शुरुआत करनी थी। खैर, जब अपन इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं, तत्कालीन समय में जब इसका वायसराय और ब्रिटिश हुकूमत द्वारा इसका मसौदा तैयार करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को यह जवाबदारी सौंपी गई। सर्वप्रथम 31 मई 1947 को लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने इस मसौदे को स्वीकृति लेकर भारत में 31 मई को जब वो नई दिल्ली पहुंचे और उन्होंने इस मसौदे को यहाँ पे अंतिम रूप दिया। तत्कालीन भारत के जो नेतृत्वकर्ता थे या जो राजनेता थे, उन लोगों के समक्ष ये प्रस्ताव रखा गया। पर इसके पूर्व 4 जून 1947 को
ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड माउंटबेटन ने इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि अब भारत का विभाजन अपरिहार्य है। इसके लिए उन्होंने सर सिरिल क्लिक जो वहां के बैरिस्टर थे, बंगाल और पंजाब के विभाजन का सीमा गठित करने के लिए आयोग का नियुक्ति किया। दुर्भाग्य से उसमें सिंध को छोड़ दिया गया। तत्कालीन नेतृत्वकर्ता हमारे सशक्त न होने के कारण, नेतृत्व के अभाव के कारण 3 हिस्से हमारे भारत से पाकिस्तान चले गए। सिंध का कराची, पंजाब का लाहौर और बंगाल का ढाका। ये ऐसे भूभाग थे जो निकटवर्ती भारतवर्ष के इसमें होने के बहुत पुरजोर प्रयास किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उन राजनेताओं की हठ धर्मिता, दूरदर्शिता के अभाव के कारण ये महत्वपूर्ण हिस्से हमसे पाक अधिकृत उस भूभाग में चले गए और हमारे सिंधी समाज के सर्वाधिक नुकसान इसलिए उठाना पड़ा। सीमावर्ती प्रांत होने के नाते सिंध के नेतृत्वकर्ता और सशक्त न होने के कारण सिंध का कराची भाग भी हमको छोड़ना पड़ा। अब घटना प्रारंभ होती है 4 मार्च 1947 में। उसके अलावा हैदराबाद सिंध में 17 दिसंबर को दंगों की भयानक बर्बरता पूर्वक हमले प्रारंभ हुए। कराची में 8 मार्च 1948 में भीषण दंगों की चपेट में आ गए। इन सब के कारण भारत, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश जो आज अपन वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, भारत सरकार के राष्ट्रीय अभिलेखागार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 13 करोड़ लोग विस्थापित होने के लिए विवश हुए। इस त्रासदी में लगभग 10 लाख भारतीय नागरिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसमें भारतीय अभिलेखागार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 50,000 महिलाओं, हिंदू महिलाओं का अपहरण किया गया। वामपंथी इतिहासकारों ने पिछले कई दशकों में इन बातों को न पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया, न इतिहास में बताया गया, और हमारी युवा पीढ़ी तो छोड़िए, पिछली पीढ़ी को भी इन बातों का कोई सुनने का या कोई इसके साक्ष्यों तथ्यों की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। मैं चूंकि इतिहास का अध्येता और शोधार्थी होने के नाते इस क्षेत्र में गहन रुचि रखता हूं और अनेक शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय संगोष्ठियों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैंने प्रस्तुत किए हैं, तो लेखन और अध्ययन में रुचि होने के नाते सिंध के स्वर्णिम इतिहास पे मैंने शोध पत्र बना के प्रस्तुत किया। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी को मैंने इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए निवेदन भी भेजा है। भारतीय सिंधु सभा द्वारा मुझे हमेशा इसमें उत्साहित करने के लिए और उचित मंच देने के लिए सदैव तत्पर रहा है। इसके अतिरिक्त एनसीपीसीएल जो अपने अलग अलग भिन्न भिन्न राज्यों की साहित्य अकादमियां हैं, वहां भी मैंने कई पाठ्य पुस्तकों में कुछ ऐसे आलेख बना के भेजे हैं। मैं चाहता हूं हमारी युवा पीढ़ी को उससे अवगत कराएं। अब आते हैं अपन आंकड़ों और तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में। सर्वप्रथम लॉर्ड माउंटबेटन ने जैसे 31 मई को मैंने बताया मसौदा तैयार किया, लेकिन ब्लिफ रेड क्लिफ ने ऐसा भूभाग नक्शा बनाया, बंगाल और पंजाब को तो उन्होंने भूभाग को भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक जानकारी से अवगत न होने के बाद भी आनन फानन में उन्होंने सिंध के हिस्से को छोड़ दिया, जबकि कराची प्रस्तावित था। धार्मिक और विश्वास सहिष्णुता जो हमारी अखंड भारत की परिचय थी, हम साथ मिलकर रहते थे, अचानक क्या ऐसा वज्रपात हुआ कि हम सब अचानक पलायन करने के लिए विवश हो गए। दुखी आंखें, व्याकुल मन, प्यासा मन, सब कुछ छोड़ के विस्थापित होना वैसे ही है जैसे एक पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह अपन रोपते हैं। उस वेदना और उस दर्द को प्रधानमंत्री जी ने महसूस करते हुए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का जो सराहनीय निर्णय लिया है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज अपन ऑनलाइन संगोष्ठी के माध्यम से विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखना चाहूंगा
उन विस्थापित लोगों में जब अपन ट्रेनों से, स्टीमर से, पानी जहाज से जिसको जैसा मौका मिला वो वैसा भारतवर्ष चल पड़ा, सारी सुविधाएं सब कुछ छोड़ने के बाद। जैसा कि माननीय कमल प्रकाश जी ने बताया कि उस त्रासदी की पीड़ा को वही जानता है, इतिहासकारों और साहित्यिक जो हमारे संवेदनशील सृजनकर्ता होते हैं। वेदना त्रासदी की क्या होती है उसका मैं कुछ वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारा सिंध छूटा, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे असांजी सोहिणी सिंध। भारत पाक भौगोलिक और सांस्कृतिक स्वरूप से एक होने के कारण भी विभाजन की पीड़ा का दंश झेलना पड़ा। आज समय है अपन युवा पीढ़ी को अपनी विस्तृत विभाजन की पीड़ा से अवगत कराने का और उन दुख दर्द को स्मरण करते हुए और अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए अपन इतिहास को चिर स्थायी रखें। इतिहास क्रमबद्ध अध्ययन को लिखने का, अध्ययन करने का ही नाम है। जिस पीढ़ी ने, जिस समाज ने इतिहास को विस्मृत कर दिया, इतिहास उसे विस्मृत कर देता है। मैं चाहता हूं आज जब पूरा देश आजादी का 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, युवा पीढ़ी विस्मृत हो चुकी विभाजन की विभीषिका, त्रासदी, पीड़ा और उसकी वेदना को अंतर्मन की गहराई से स्मरण कर उन भारतवासियों जिन्होंने अपने प्राण गंवाए, 10 लाख से अधिक नागरिकों के प्राण गए, 13 करोड़ विस्थापित हुए, जिसमें कई अपने सिंध के अलावा बंगाल और पंजाब के अपने भाई भी शामिल थे। आज उनको याद करते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में नए भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप राष्ट्र प्रेम की भावना को अपने हृदय में धारण करते हुए अपने कृतज्ञ राष्ट्र को अपने को स्मरण करने का दिन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के विभाजन विभीषिका स्मरण स्मृति दिवस को याद करते हुए उन नागरिकों, उन भारतवासियों को शत शत नमन करता हूं, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं।